24 Feb 2022 रशिया यूक्रेन पे हमला करता है। अब जैसे ही रशिया अपना पहला कदम उठाता है वैसे ही अमेरिका एक के बाद एक सैंक्शंस रशिया पे थोप देता है और इसके साथ साथ रशिया की 300 बिलियन यूएस डॉलर्स के रिजर्व को फ्रीज किया जाता है। यहाँ अफगानिस्तान में अगर हम देखें, अमेरिका 20 साल की जंग लड़ने के बाद जब यहाँ से फाइनली जा रहा था तो जाते जाते अमेरिका अफगानिस्तान के 7 बिलियन डॉलर का सेंट्रल बैंक जो फेडरल रिजर्व में पड़ा था उसको भी फ्रीज करता है। अभी भी अगर आप इंटरनेट पे एक सर्च मारोगे तो रिसेंट ईयर्स में भी अमेरिका ने बहुत सारे कंट्रीज पे सैंक्शंस लगा दिए हैं और ये सब कुछ अमेरिका कर पाता है सिर्फ और सिर्फ डॉलर की ताकत से। अच्छा, आप खुद ही सोचो, दुनिया में इतनी सारी करेंसीज है। फॉर एग्जाम्पल कुवैती दिनार जिसकी वैल्यू आज 256 इंडियन रुपीस के बराबर है। ऐसी ओमानी रियाल, पाउंड, यूरो एटसेट्रा। फिर अगर हम यूएस डॉलर की वैल्यू देखें जो आज शायद है 85 इंडियन रुपीस के बराबर, मतलब इन सभी करेंसी से बहुत ही कम। लेकिन इसके बावजूद भी डॉलर आज वर्ल्ड करेंसी है। आज दुनिया का 80% ट्रेड सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर में ही होता है। तो फिर तो ये सोचने वाली बात है कि यूएस डॉलर आखिर वर्ल्ड की करेंसी, आखिर इतनी पावरफुल करेंसी कैसे बनी। तो इन सभी चीजों को आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और वो भी आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. The dollar came to dominate trade after World War II. The U.S. was the biggest economy in the world. Other countries were trying to rebuild, and the dollar, it was stable. तो आज से कई हजार साल पहले की बात है। उस वक्त कोई पेपर करेंसी का सिस्टम नहीं बल्कि बार्टर सिस्टम यूज होता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास सेब होते और किसी के पास केले होते तो उससे केले खरीदने के लिए वो उसे सेब देता और वो भी वापस में ऐसे ही करता। लेकिन इसमें कुछ लूप होल्स थे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बड़े लेवल पर ट्रेड नहीं हो पा रहा था, सौदा नहीं होता था। दूसरा, इन चीजों को लॉन्ग टाइम पे स्टोर रखना, इसमें भी नुकसान था। अब लोगों ने इसका सोल्यूशन निकाला कि कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, मेटेलिक मनी, जिसमें वैल्यूएबल मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। अब इससे ट्रेड शुरू हुआ, लेकिन इसमें भी एक छोटी दिक्कत थी। एक तो बहुत बड़ा अमाउंट हम अपने साथ इधर उधर नहीं ले जाए जा सकते थे बिकॉज ऑफ वेट, और दूसरा चोरी का भी खतरा था। तो 13th सेंचुरी का टाइम है और इटालियन ट्रैवलर मार्को पोलो चाइना के सफर पर निकलते हैं जहां वो पहली बार पेपर करेंसी का सिस्टम देखते हैं। तो वापस यूरोप आके इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और धीरे धीरे अब यही पेपर करेंसी का सिस्टम पूरी दुनिया में शुरू होता है जो गोल्ड से अब बैक होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप एक नोट ले आओ और इसके बदले इतना गोल्ड ले जाओ। फॉर एग्जाम्पल, 1900s के टाइम में यूरोप में जो करेंसी थी उसे हम कहते हैं पाउंड स्टर्लिंग। ये एक 5 पाउंड का नोट है। अगर आप ये उस वक्त बैंक पे ले जाते, इंग्लैंड के बैंक पे ले जाते, तो वहां आपको इसके बदले में गोल्ड मिलता और इस चीज की गारंटी खुद ये नोट देता था। जैसे यहाँ पे भी लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ 5 पाउंड्स। और इस चीज को हम कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर हमें एक बात याद रखनी है कि उस वक्त कोई भी कंट्री उतने ही पैसे छाप सकती थी जितना उसके पास गोल्ड होता। तो जिस कंट्री के पास ज्यादा गोल्ड, उस कंट्री के पास ज्यादा रिसोर्सेस। और अगर हम इसी को उल्टा करके देखें तो जो कंट्री ज्यादा गुड्स एंड रिसोर्सेस प्रोड्यूस करेगी तो उसके पास ज्यादा करेंसी आएगी, मतलब कि ज्यादा गोल्ड आएगा उस कंट्री के पास। अब 19th सेंचुरी के टाइम यूके दुनिया भर में सबसे ज्यादा रिसोर्सेस प्रोड्यूस करके दुनिया भर में भेज रहा था। यूके ने बहुत सारा पैसा और बहुत सारा गोल्ड अपने पास इकट्ठा किया था और यूके की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग दुनिया भर में घूमने लगी जैसे कि आज यूएस डॉलर है। लेकिन अब यहाँ पर हमारी कहानी में ट्विस्ट आता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये वो टाइम था जब यूके की हालत बहुत खराब थी। लड़ाई और हथियार के चक्कर में यूके के ऊपर 7.8 बिलियन पाउंड का कर्जा आ चुका था। ये अमाउंट इतना बड़ा था कि जो उस वक्त यूके की पूरी जीडीपी थी उसका 25% कर्जा इनके ऊपर था। इनके गोल्ड रिजर्व्स एकदम खत्म हो गए थे और जहां ये पूरी दुनिया को रिसोर्सेज एक्सपोर्ट करते, यहाँ पर इसका उल्टा इनको बाकी कंट्री से अब इंपोर्ट करना पड़ा। और यही से हमारी कहानी में एंट्री होती है यूएस की। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है इसमें सारी कंट्रीज लड़ रही थी, लेकिन यूएस न्यूट्रल रह के इन सारी कंट्रीज को हथियार बेच के बहुत सारा पैसा और गोल्ड बनाना शुरू करता है। लेकिन फिर भी यूएस अभी भी इस रेस में पीछे ही था क्योंकि यूएस के पास अभी भी कोई प्रॉपर सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम नहीं था।
अब यूएस ने सेंट्रल बैंक्स बना के ये प्रॉब्लम सॉल्व की। अब जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, यहाँ पर भी यूएस हथियार बेच बेच के बहुत सारा पैसा और गोल्ड इकट्ठा करना शुरू करता है। पूरी दुनिया का जो गोल्ड है उसका 70% अमेरिका के पास पहुंच चुका था। 22,000 टन ऑफ गोल्ड इनके पास था। और दूसरी ओर पूरी दुनिया में जो पाउंड स्टर्लिंग चल रहा था उसको दो झटके लगते हैं। पहला, जर्मनी उस टाइम पे एक महीने में 5 लाख से ज्यादा काउंटरफीट नोट्स मतलब फेक नोट्स मार्केट में डाल रहा था। और दूसरा, डॉलर अब तेजी से पाउंड स्टर्लिंग को दुनिया भर में रिप्लेस कर रहा था। अब जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो ब्रिटेन, जर्मनी, सोवियत यूनियन, फ्रांस, इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, मतलब कंगाल हो गए थे। सिर्फ यूएस था जो सही कंडीशन में था और सारी दुनिया का जो गोल्ड था वो यूएस के पास आ चुका था और पूरी दुनिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो भी पूरी तरह कोलैप्स हो चुका था। और यहाँ पर यूएस की लॉटरी लगती है। एक्चुअली सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन कंट्रीज और जापान की हालत बहुत ही खराब थी। अब इनको फूड, ग्रेन, फ्यूल, इन सब चीजों की बहुत जरूरत थी, लेकिन इनके पास ना ही तो गोल्ड था और ना ही कोई स्टेबल करेंसी थी। तो 1944 में वाशिंगटन में 44 कंट्रीज एक साथ बैठती है। इसे हम कहते हैं ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट। और ये डिसाइड किया जाता है कि एक नया फाइनेंशियल सिस्टम बनाया जाएगा। इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इन सारी कंट्रीज को एक सोल्यूशन देते हैं कि आप अपना सारा ट्रेड, अपनी सारी डील्स अपनी करेंसी के बजाय डॉलर में करो और हम आपको एक गारंटी देते हैं कि 1 आउंस गोल्ड के बदले, जो उस वक्त बराबर था 28 ग्राम के, इसके बदले हम आपको $35 देंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कंट्रीज इस वक्त गोल्ड को अपनी करेंसी से बैक करते थे, इन्हें अब डॉलर से करना था। और इस मीटिंग में वर्ल्ड बैंक और IMF की भी क्रिएशन होती है और इन सारी कंट्रीज को ऑफर दिया जाता है कि आप IMF से और वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक कैच था कि आप लोन ले सकते हो डॉलर में और वापस भी डॉलर में ही करना होगा। यहाँ पर आपका एक सवाल होगा कि ये सारी कंट्रीज क्या इतनी बेवकूफ थी कि यूएस की सारी बातें मान रही थी? तो एक्चुअली उस वक्त दो जगह पर गोल्ड मेजरली प्रोड्यूस होता था, एक साउथ अफ्रीका और दूसरा सोवियत यूनियन। और इन दो देशों की जो रिलेशंस थी इन यूरोपियन कंट्रीज के साथ वो कुछ खास नहीं थी। तो इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज ये नहीं चाहती थी कि इन दो देशों का फायदा हो, इसीलिए ये चुपचाप यूएस का साथ देना पसंद करते हैं। अब यूएस ने डॉलर को कैसे पावरफुल बनाया वो तो हमने देखा, लेकिन यहाँ पे भी यूएस का पेट नहीं भरा। एक्चुअली उस वक्त अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के पास वो सारी मशीनरी थी जिससे वो ऑयल ढूंढने से लेकर एक्सट्रैक्ट करने तक सारा काम करती थी। वही दूसरी ओर मिडल ईस्ट में जैसे सऊदी, इराक, ईरान, कतर, कुवैत, इनके पास तेल तो बहुत सारा था, लेकिन इनके पास वो टेक्नोलॉजी अभी नहीं थी। और यही पे यूएस अपना सबसे बड़ा मुंह चलाता है। वो क्या करते हैं कि वो तुरंत सऊदी के पास जाता है और उन्हें कहता है कि हम आपकी तेल ढूंढने में मदद करेंगे और दूसरा हम आपकी सिक्योरिटी की भी गारंटी देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कैच था। यूएस सऊदी से कहता है कि आप दुनिया भर में जहां भी अपना तेल भेजोगे तो आपको पेमेंट सिर्फ और सिर्फ डॉलर में लेनी है। अब इससे होता यह है कि जो सारी कंट्रीज थी इनको अगर सऊदी से तेल खरीदना है तो इनके पास अब डॉलर होना कंपलसरी था। तो ये अब अपने रिजर्व्स में डॉलर रखना शुरू करते हैं। अमेरिका डॉलर को सिर्फ करेंसी नहीं बल्कि एक वेपन की तरह यूज करता है। अगर आपको याद हो, ईयर 2000 में इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन ने मना किया था यूएस डॉलर का यूज करने के लिए, लेकिन उनको हटाया जाता है और उनको फांसी दी जाती है। ऐसे ही लीबिया के रूलर थे गद्दाफी। इन्होंने ये प्लान बनाया था कि वो एक अलग सेपरेट करेंसी बनाएंगे, लेकिन ये तो डायरेक्ट यूएस के अगेंस्ट खड़ा होना था। तो कंट्री में सिविल वॉर शुरू करके इनको भी ओवरथ्रो किया जाता है। अब इससे तो आपको अंदाजा लग चुका होगा कि डॉलर कितना पावरफुल है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।